हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय उपकरण पर। एक तरीके से रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशी का थर्ड पार्ट यहाँ पर अपन लोगों का क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। ठीक, फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन पे बात करी थी। सेकंड पार्ट में अपन लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन पे बात करी थी। थर्ड अपन लोग बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण पे। प्रकाशीय उपकरण में अपन लोग बात करेंगे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी, ह्यूमन आई, मानव नेत्र पर अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। एक तरीके से अपन लोगों के पास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय उपकरण है। प्रकाशीय उपकरण जो होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तरीके से लेंसेज, प्रिज्म एंड मिरर के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाए जाते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को, जिसके थ्रू एक तरीके से जो ह्यूमन आई होता है उसके विजन रेंज को क्या करा जाता है, एक्सटेंड करा जाता है, ताकि नॉर्मली छोटा सा छोटा ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट हो या कोई भी एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो, मतलब एक बहुत दूर कोई एक ऑब्जेक्ट हो, अगर मेरे को उसको देखना है तो ऐसी कंडीशन में मैं प्रकाशीय उपकरण क्या करता हूं, यूज करता हूं। आई बात समझ में। ठीक, जैसे मानव नेत्र, ह्यूमन आई भी एक तरीके का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है इसको बहुत इजीली क्या करते हैं अपन लोग, विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं। ठीक, अपने मोबाइल का कैमरा ये भी एक तरीके का क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक ठीक, माइक्रोस्कोप आप लोगों ने नाम सुना होगा, सूक्ष्मदर्शी, ये भी एक तरीके का क्या अपन लोगों के पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, जिसके द्वारा अपन लोग छोटी से छोटी वस्तु को भी क्या कर सकते हैं, बड़ा करके देखते हैं बहुत इजीली। आई बात समझ में आप लोगों को। टेलीस्कोप में भी के थ्रू अपन क्या करते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत दूर के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, उनको अपन आसानी से टेलीस्कोप की सहायता से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा था, सूर्य ग्रहण हुआ था। ठीक, हर एक न्यूज चैनल वाले ने उसको, जो भी सूर्य ग्रहण था उसको बहुत इजीली अपनी स्क्रीन पे शो करा कि नहीं करा, वो किसके हेल्प से करा, वो टेलीस्कोप की हेल्प से करा उन्होंने। नहीं तो क्या अपन एक नॉर्मल आई से उस सन, जो सूर्य ग्रहण हो रहा था या जो सन है उसको क्या अपन नॉर्मल आई से देख सकते, क्या नहीं देख सकते, ठीक है ना। उसको देखने के लिए, ठीक है ना, और बहुत क्लियर देखने के लिए अपन लोगों ने वहां पर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय उपकरण की मदद ली, और वो अपने पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, एक तरीके से टेलीस्कोप, जिसके थ्रू अपन लोगों ने बहुत इजीली, बहुत अच्छे से अलग अलग शहर के अपन लोगों ने सूर्य ग्रहण देखे कि नहीं देखे। तो नॉर्मली जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये अपन लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक, और अपन भी 12th क्लास में जो अपन लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में भी दो तरीके के सूक्ष्मदर्शी पर अपन लोग बात करेंगे। एक अपन लोग बात करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक अपन बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और एक अपन लोग बात करेंगे टेलीस्कोप पर। आई बस में, और साथ ही साथ अपन लोग ह्यूमन आई पर भी क्या करेंगे, यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बात करेंगे। तो टोटल यहां पर अपन लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टोटल 5 टॉपिक पर अपन लोग यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक, फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसके बाद टेलीस्कोप में भी 2 टॉपिक पर अपन लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ अपन लोग ह्यूमन आई, मानव नेत्र पर भी क्या करेंगे, अपन लोग बात करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। बट नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं कि अगर मुझे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बात करनी है तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मुझे अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आई बात समझ में। ठीक, वो टर्म्स ये होती हैं कि अगर मैं सिंपल सा, पहले थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। कोई भी अगर मेरे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए। पहली विशेषता होनी चाहिए उसको हाई मैग्निफिकेशन होना चाहिए। हाई मैग्निफिकेशन मतलब वो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी ज्यादा से ज्यादा क्या करके बता दे, मैग्नीफाई करके बता दे, तभी तो वो अपन लोगों के लिए क्या होगा, इजीली अपन उसको क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ठीक, और सेकंड उसकी जो रेजोल्यूशन पावर होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अरे बात समझे आप लोगों को, कि अगर कोई बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है जब अपन उसको पास लेके आ रहे हैं तो हो सकता है कि जब अपन नॉर्मली क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या, जैसे कि अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अपन कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हैं और पास में कोई 2 ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे एक ही ऑब्जेक्ट देखना है। अब मैं नॉर्मल आई से उन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकता, तो मैं वहां पे क्या करता हूं, टेलीस्कोप यूज करता हूं, जो नॉर्मली मुझे अगर एक ही ऑब्जेक्ट देखना है तो उस एक ही ऑब्जेक्ट का क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, बनाएगा, और मैग्नीफाइड एक बहुत बड़ी इमेज बनाएगा, जिसको आप लोग इजीली क्या कर पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो। तो उसका रेजोल्यूशन पावर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब 2 ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के पास पास रखें
तो अपनी नॉर्मल आई उन दोनों को क्या कर सकती है, अलग अलग नहीं कर सकती, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती, अलग अलग नहीं कर सकती है, वो पहचान नहीं पाएगी कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा पहला कौन सा दूसरा। लेकिन जब अपन टेलीस्कोप यूज करते हैं तो अपन टेलीस्कोप, अगर अपने पास एक पावरफुल टेलीस्कोप है तो अपन इजीली दोनों ऑब्जेक्ट को इजीली क्लियरली क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी इमेज को अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अरे बात समझ आप लोगों को। तो पहला उसका जो मैग्निफिकेशन होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, और सेकंड जो भी आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ले रहे हो उसका रिजॉल्विंग पावर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। आई बात समझे। लेकिन नॉर्मली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जब अपन डिस्कस करते हैं तो अपन को कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में अपन लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब अपन उन बेसिक टर्म्स पे क्या करते हैं नॉर्मली बेटा, बात करते हैं। तो देखना अब आप लोग, कुछ बेसिक टर्म्स पर अपन लोग क्या करते हैं, यहां पर डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट बेसिक टर्म है अपन लोगों के पास, वो अपन लोगों के पास एक तरीके से विजुअल एंगल, विजुअल एंगल, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो विजन एंगल भी बोलते हैं इसको अपन लोग। ठीक, इट मींस दर्शन कोण, दर्शन कोण। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि नॉर्मली जब भी अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे ना तो अपन वहां पे हमेशा इस दर्शन कोण, इस विजुअल एंगल पर ही क्या करेंगे, हमेशा अपन बात करेंगे। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अगर सपोज मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये अपन यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक, यहां से अपन एक ऑब्जर्व करें और यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आप लोगों के पास जिसका हाइट आप लोगों के पास कितना है, h0 है, जिसका हाइट अपन लोगों के पास कितना है, h0 है। फैक्ट है ये ह्यूमन आई इस ऑब्जेक्ट को देखी, तो फैक्ट है रेटिना पर इसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी। अब वो इमेज कैसे फॉर्म हो रही होगी, तो फैक्ट है एक रे तो यहां से अपन इस तरीके से भेज देते हैं और एक रे यहां से जा रही होगी इस तरीके से, और इस तरीके से आई पर एक एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। एक रे यहां से जा रही है, एक रे यहां से जा रही है, दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं रेटिना पे जाके मीट करेंगी, तभी तो इमेज फॉर्म होगी। और जैसे ये इस आई पर जहां पे ये मीट करेंगी, यहां पर एक एंगल ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, और ये एंगल मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया कि ये एंगल मेरे पास कितना है, θ1। ये एंगल मेरे पास एक तरीके से कितना है, θ1। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। हरी बस में, तो यहां पर इस ऑब्जेक्ट ने ह्यूमन आई पर कितना एंगल बनाया, θ1 बनाया। और ये जो θ1 जो ये एंगल बना है, ये एंगल ही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है, विजुअल एंगल, विजन एंगल, या फिर क्या होता है आप लोगों के पास दर्शन कोण होता है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज, अभी अपन ऑब्जेक्ट की बात करें क्योंकि यहाँ पे कोई लेंस रखा नहीं, तो ना कोई लेंस रखा है, ना कोई मिरर रखा है, ना दर्पण रखा है, तो इमेज तो बनेगा नहीं। अभी अपन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो फैक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इस आई पर जो ये एंगल बना रहा है, इस एंगल को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से विजन एंगल या दर्शन कोण बोलते हैं। आई बात सुनने। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, इसको खिसका दिया आगे, तो फैक्ट है अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं, देखना आप लोग, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया अपन लोगों ने, यहां पर रख दिया। ठीक, देखो हाइट सेम है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बन गया अपन, ठीक है ना। ये देखो अब हाइट सेम है कि नहीं है। ठीक, अब फैक्ट है अब एक रे बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से सीधे जाएगी और एक रे यहां से जाके इधर की तरफ एक एंगल बनेगी इस तरीके से। तो ये इधर से गया, इधर ये एंगल बना क्या बना। अब ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये एंगल देखो, अब जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास गया, थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, तो देखो आप लोगों का जो यहां पर एंगल बनेगा θ2 वो इंक्रीज हो गया, बड़ा कि नहीं बड़ा। तो फैक्ट है कि जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा पास गया, ठीक है, जैसे ह्यूमन आई के पास गया, अपन लोगों ने क्या देखा कि जो दर्शन कोण है, जो विजुअल एंगल है, वो इंक्रीज हो गया। आ गई बात समझ में। ठीक, लेकिन अगर सपोज मैं इस तरीके से बात करता हूं, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देता हूं थोड़ा सा, देखना आप लोग इस तरीके से, अब एक रे तो बिल्कुल चली जाएगी सीधे और एक रे यहां से भेज देते अपन इधर, देखना आप लोग इधर। ठीक, इधर गई कि नहीं गई। अब ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल आप लोगों के पास कितना बनेगा, θ3 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन पर मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं θ2 इज ग्रेटर देन θ1 एंड θ1 इज ग्रेटर देन θ3। तब आप देखना मैं क्या देख रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई के पास आता है तो जो विजुअल एंगल है, दर्शन कोण है, वो बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जाता है, पीछे की तरफ जाता है,
तो जो विजुअल एंगल है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाता है। अब इसको इस तरीके से समझना, ये तो समझ में आया ना आप लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज जो ह्यूमन आई पे जो एंगल बनाएगी ना, उस एंगल को अपन दर्शन कोण बोलेंगे या फिर विजुअल एंगल बोलेंगे। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना, अब हर कंडीशन पे ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है आप लोगों के पास, h0 ही तो है कि नहीं। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना कि जैसे जैसे आप लोगों के पास दर्शन कोण, इट मींस विजुअल एंगल की वैल्यू चेंज होगी ना, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की हाइट भी आप लोगों के लिए क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब आप देखना, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो वो आप लोगों को साइज में छोटा नजर आता है कि नहीं आता है। लेकिन जैसे जैसे वो ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, पास आता जाता है, पास आता जाता है, आप देखो आपको लगेगा कि उसका हाइट क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। जबकि दूर है तब भी h0 हाइट है, और जब पास आ जाएगा तब भी h0 हाइट है। लेकिन दर्शन कोण, विजुअल एंगल बढ़ने की वजह से आप लोगों को लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो हाइट है वो बढ़ गया, ठीक है ना, आपके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बड़ा हो गया। अरे बात समझ लो, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं रेलवे स्टेशन पे गया, प्लेटफॉर्म पे जाके खड़ा हो गया, ठीक है ना, एक ट्रेन सामने आके खड़ी हो गई। तो फैक्ट है, अगर मैं बिल्कुल ट्रेन के जस्ट सामने खड़ा हूं तो क्या मुझे, अगर मैं बिल्कुल सीधा देख रहा हूं, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा हूं, क्या मुझे पूरी ट्रेन नजर आएगी क्या, नहीं, केवल एक डब्बा नजर आएगा। सपोज मान लेते कि मुझे क्या नजर आ रहा है, एक डब्बा नजर आ रहा है। क्यों, पूरी ट्रेन क्यों नजर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे जो विजुअल एंगल है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, और ये रीजन है कि जो आई है उस पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ शिफ्ट होता जाऊंगा, अब एक डब्बे की जगह मुझे 3 दिखेंगे, फिर थोड़ा सा और पीछे, थोड़ा सा और पीछे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि मुझे पूरी ट्रेन दिखने लग जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, जब आप ब्रिज पर खड़े होते हैं और नीचे से कोई ट्रेन दूर से आ रही है तो आपको पूरी ट्रेन नजर आती है, आती कि नहीं आती है, और आपको ट्रेन का जो साइज है वो थोड़ा छोटा नजर आता है, आता है कि नहीं आता है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो विजुअल एंगल है उसका वैल्यू कम है, और यही रीजन है कि आप लोगों को ट्रेन का जो हाइट है वो थोड़ा कम नजर आता है और लगता है कि यार ट्रेन छोटी सी है। लेकिन यही जब आप बिल्कुल ट्रेन के सामने जाके खड़े होते हैं तो आपको ट्रेन बड़ी सी नजर आती है। क्यों, क्योंकि वहां पे जो विजुअल एंगल है उसकी वैल्यू क्या हो गई, आप लोगों के पास इंक्रीज हो गई। तो अब ट्रेन, चाहे आप स्टेशन पे खड़े थे तब भी हाइट h0 था, उसका जो लेंथ था, और जब आप ब्रिज पे खड़े हो तब भी उसका हाइट कितना है, h0। लेकिन अब वहां पे जो विजुअल एंगल है वो चेंज होने की वजह से आप लोग, जब आप बिल्कुल पास थे तब ट्रेन बहुत बड़ी नजर आ रही थी, तब दूर चले गए तो वही चीज आप लोगों के लिए क्या हो गई, छोटी हो गई। तो वही रीजन होता है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो जब दूर होता है तो छोटा होता है, जैसे जैसे पास होता है तो ऐसा लगता है उसका हाइट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो विजुअल एंगल है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना कि जब मैं आगे की तरफ इस ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं ना, इस तरीके से अगर मैं ऑब्जेक्ट को लेके आता हूं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो ये मुझे पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, आई से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक तो ये मुझे बहुत क्लियर नजर आता है। लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये मेरे लिए ब्लर होना स्टार्ट कर देता है, और बहुत ज्यादा पास आ जाता है जब ये बिल्कुल, तो ये मुझे दो दिखने लग जाएंगे। तो फैक्ट है कि जो आई है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की परफेक्ट इमेज क्या करती है, फॉर्म करती है, एक क्लियर इमेज क्या करती है, फॉर्म करती है, ठीक। और इनफाइनाइट पे रखा होगा तब भी मुझे दिखेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा हुआ है तो उसके बाद ये मुझे क्या दिखने लग जाएगा, ब्लर। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर, इस पे लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड, तो जैसे जैसे मैं दूर से देखूंगा तब भी मुझे नजर आ रहा है पास आके, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये जो व्हाइट बोर्ड है ये मेरे लिए ब्लर हो जाएगा। इट मींस जो आई है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्या कर सकती है, क्लियर देख सकती है। और आप सबको पता है कि वो जो क्लियर जो डिस्टेंस होती है, आप सबको पता है कि जो भी आपके पास एक ह्यूमन आई है, देखना आप लोग, सपोज आप लोगों के पास एक ये ह्यूमन आई है, अब आप सबको पता था कि ह्यूमन आई की जो रेंज होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। कहां तक देख सकती है ह्यूमन आई, इनफाइनाइट तक देख सकती है। और जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट होता है ना उसको अपन बोलते हैं फार पॉइंट, मतलब आप कहां तक देख सकते हो, फार पॉइंट तक देख सकते हो। अपन स्टार देख लेते हो, उनकी लेंथ, उनकी जो डिस्टेंस अपन क्या मान के चलते हैं, इनफाइनाइट तो मान के चलते हैं, लेकिन स्टार सब, मून, अपन को सब क्या होता है, एग्जैक्टली नजर आते हैं कि नहीं आते, ठीक। लेकिन नॉर्मली जो ह्यूमन आई है वो पास में कहां तक देख सकती है, तो नॉर्मली अपन क्या देखते हैं कि जो आप लोगों के पास जो बिल्कुल पास वाला पॉइंट होता है, ठीक, जिसको अपन लोग बोलते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, इसके पास जब, इसके आगे जब आप इधर बढ़ते हो तो दिखता तो है, लेकिन फिर आपको क्लियर जो विजन होता है ना वो नजर नहीं आता है। आई बात में। और ये जो डिस्टेंस होती है आई से और इस नियर पॉइंट की, ये होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर से लेके इनफाइनाइट तक बहुत इजीली देख सकती है। लेकिन जब आप 25 से 24.9, 24 आते हो तो जैसे जैसे आप पास आते जाते हो तो जो इमेज फॉर्म होती है वो
जितनी क्लियर होनी चाहिए ना उतनी क्लियर वो इमेज फॉर्म नहीं हो पाती है। आई बात समझ में आप लोग को? तो इस तरीके से अपन लोग क्या देखते हैं कि जो ह्यूमन आई होती है उसका जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है ना, उसका जो नियर पॉइंट होता है वो कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना होता है इनफाइनाइट होता है। मतलब इनफाइनाइट के आगे नहीं जा सकते आप, और नियर पॉइंट के इधर की तरफ जो भी रहना है अपन को नियर पॉइंट और इनफाइनाइट के बीच में मूव करना है, ठीक है ना। नियर पॉइंट से और इनफाइनाइट के बीच में अपन लोगों को क्या करना है, मूव करना है। आई नहीं आप लोगों को बात समझ में? विजुअल एंगल दर्शन कोण समझ में आना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज आई पर जो एंगल बनाते हैं ना उस एंगल को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, दर्शन कोण या फिर विजुअल कोण बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप ह्यूमन आई के पास आते जाओगे ऑब्जेक्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस कितनी आप लोगों के पास 25 सेंटीमीटर से आगे आपको नहीं आना है। और ये जो 25 मीटर डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को बोलते हैं अपन लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। आई बस में, ठीक है ना। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं, मतलब एक तरीके से वो न्यूनतम दूरी होती है जिसके मतलब न्यूनतम कि इसके बाद अगर आप आगे आओगे तो आप लोगों को जो भी इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्लियर इमेज नहीं बनेगी। आई बात में, और वो एक तरीके से कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में कि आपको जो ऑब्जेक्ट रखना है वो आई के पास कम से कम कितना पास रख सकते हो आप, 25 सेंटीमीटर, इससे पास नहीं ला सकते आप। और कहां दूर तक, कहां तक रख सकते हो, इनफाइनाइट तक कहीं पे भी रखो, कोई टेंशन नहीं है। 25 से कम नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट के आगे नहीं जाना चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार जल्दी से, आई बेटा बात समझ में? अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। समझ में है ना आप लोगों को विजुअल एंगल और नियर पॉइंट और फार पॉइंट? आगे बात सुने। तो अपन अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर मेरे पास एक h हाइट का ऑब्जेक्ट है और मुझे उसे बड़े से बड़ा देखना है, बहुत ध्यान से सुना, मेरे पास एक h हाइट का ऑब्जेक्ट है और मैं चाहता हूं कि ये मेरे को बड़े से बड़ा दिखाई दे, तो फैक्ट है मैं उस ऑब्जेक्ट को I से कितना डिस्टेंस पर रख देता हूं, उस I से मैं उसको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दूं कि नहीं रख दूं। और यहां पे अब जो ये एंगल बनेगा, ये एंगल सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा आप लोगों के पास, और ये कितना रहेगा आप लोगों के पास, θ4। आई बस में, लेकिन इसके ज्यादा पास लेके नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अब बढ़ तो जाएगा लेकिन जो इमेज क्लियरिटी है, ठीक है ना, वो जो इमेज बनेगी वो एक तरीके से मेरे पास एकदम क्लियर इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं अगर मेरे पास कोई बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो दूर रखा हुआ है, जो मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझको उसको देखना है, तो फैक्टर में क्या करूंगा, उसको पास लाके देखूंगा। और कितना डिस्टेंस तक, 25 सेंटीमीटर। तो अपन लोग देखते हैं कोई बुक होती है, बुक में अगर अक्षर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, वर्ड्स हैं, तो अगर फैक्ट है कि अगर मेरे को दूर से नजर नहीं आ रहे तो वो बुक को मैं बिल्कुल पास लाके पढ़ता हूं कि नहीं पढ़ता हूं। तो फैक्ट है कि जैसे जैसे पास होता जाता है वैसे वैसे जो विजुअल एंगल है, दर्शन कोण है, वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो इसलिए वो मेरे लिए क्या हो जाता है, बहुत इजीली क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, और मैं उसको इजीली क्या कर पाता हूं, पढ़ पाता हूं। आई बात में, नेक्स्ट पॉइंट देखना हो आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से देखना बेटा, ठीक। अभी तक जो अपन लोगों ने बात करी थी वो अपन लोगों ने बात करी थी एक तरीके से मैग्निफिकेशन, ठीक, आवर्धन। और इसका जो वैल्यू अपन लोगों के पास था, m इक्वल टू क्या था आप लोगों के पास, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, ठीक। तो m इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना आता है, hi अपॉन में h0, क्योंकि जो भी हाइट होती है इमेज की उसको अपन किससे कंपेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट की हाइट से कंपेयर करते हैं। इसलिए ऊपर होता है हाइट होता है इमेज का, और नीचे की तरफ क्या होता है, हाइट होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। तो फैक्ट है जो भी ऑब्जेक्ट है, अभी तक ये तो करते थे, अगर यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे कहीं पर बनता है कि नहीं बनता है, तो यहाँ पे ये h0 हो गया, सॉरी ये h0 हो गया और ये hi हो गया। देखो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ठीक है ना, रेखीय, ये भी एकदम सीधा जा रहा है, ये भी सीधा जा रहा है।
तो फैक्ट है इस तरीके का जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं एक तरीके से लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखना कि अब जो मैं यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ूंगा उसमें ऑब्जेक्ट या तो बहुत स्मॉल होगा। स्मॉल कैसे? जैसे मैं बात करता हूं सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका रेंज कितना होगा? 10⁻⁻⁶ का होगा, मीटर सेंटीमीटर इस रेंज का होगा। तो फैक्ट है कि बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है और इतने छोटे ऑब्जेक्ट का हाइट में कहां मेजर करने जाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देखते हैं कि अब जब मैं यहां पर इस वाले केस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले केस में अगर मैं मैग्निफिकेशन पे बात करता हूं, किस पे बात करता हूं? मैग्निफिकेशन पे बात करता हूं, तो उस मैग्निफिकेशन को मैं लीनियर मैग्निफिकेशन या सिंपल रेखीय आवर्धन ना बोल के मैं उसको क्या बोलूंगा? एक तरीके से एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं इसको? एंगुलर मैग्निफिकेशन, मतलब कोणीय आवर्धन। कोणीय आवर्धन। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे जो मेरे पास एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा, इसको लिख देता हूं एम थीटा लिख दूं, ठीक, इक्वल टू एक तरीके से मेरे पास कितना हो जाएगा? बीटा अपॉन में अल्फा। क्या हो जाएगा मेरे पास? बीटा अपॉन, क्योंकि अब देखिए कोणीय हो गया, एंगुलर हो गया, तो यहां पे जो मैं मैग्निफिकेशन लूंगा वो किसके फॉर्म में लूंगा? एंगल की फॉर्म में लूंगा। अब एंगल की फॉर्म में कैसे? तो देखना आप लोग, जैसे सपोज मेरे पास कोई भी यहाँ एक ह्यूमन आई है, यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से, तो फैक्ट है एक रे सीधे जाएगी और एक रे इधर जाएगी। अब ये हाइट में कहां मेजर करने बैठूंगा? मैंने ये एंगल मेजर कर लिया अल्फा, ठीक। अब मेरे को अगर अल्फा पता है, अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरे पास? ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या मेजर कर लिया? अल्फा मेजर कर लिया। तो फैक्ट है कि मैं अगर मेरे पास अल्फा, अब अल्फा कैसे मेजर करूंगा? देखो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमेशा कितना होता है? यू होता है कि नहीं होता है? और ये वाला क्या जाएगा? हाइट। तो अब आपके पास आधार है, आपके पास लंब है, बेस है आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है, मैं tan अल्फा से कैलकुलेट कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा? आई बस में। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो आई के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। सपोज मैंने यहां पे इस तरीके से क्या रख दिया? एक लेंस रख दिया और इमेज बनी यहां पर कहीं पर, इस तरीके से इमेज बन गई है, बहुत इमेज बनी, ठीक। तो फैक्ट है कि अब ये इमेज यहां पे जो एंगल बनेगी वो एंगल मैंने कितना मान लिया? एक तरीके से बीटा मान लिया। कितना मान लिया? बीटा। तो ये जो बीटा है ये एक तरीके से क्या है? ये वो एंगल है जो इमेज बना रहा है, किस पर? आई पर। और जो अल्फा है ये वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, किस पर? आई पर। तो ऐसी कंडीशन पे फैक्ट है कि अब अभी तक मैं क्या करता था? इसको H0 लिखता था, इसको HI लिखता था और इन दोनों का रेशो लेता था, इन दोनों का अनुपात लेता था, क्योंकि मेरे को पता होता था कि जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो मेरे पास होती थी। लेकिन अब यहाँ पे जो मैं ऑब्जेक्ट लूंगा, माइक्रोस्कोप के केस में बात करूंगा तो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे, और अगर टेलीस्कोप के केस में बात करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, इनफाइनाइट पर होगा, मैं कहां उसकी हाइट मेजर करने जाऊंगा? तो मेरे लिए तो टेंशन हो जाएगी ना उसको मेजर करना, हाइट को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं? उस हाइट को हटाता हूं। अब हाइट को किसके टर्म में रिप्लेस करता हूं? मैं एंगल की फॉर्म में रिप्लेस करता हूं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या देखता हूं कि फैक्ट है ना कि अगर मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये अल्फा बना रहा है और इमेज है ये क्या बना रहा है? बीटा बना रहा है। तो फैक्ट है कि जो यहाँ पे जो इमेज ने एंगल बनाया उसको मैं ऊपर की तरफ लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि हमेशा इमेज को कंपेयर करूंगा, प्रतिबिंब को कंपेयर करूंगा, किसके सापेक्ष? बिंब के सापेक्ष। तो ऐसी कंडीशन पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बीटा की इमेज जो एंगल बना रहा है अपॉन ऑब्जेक्ट जो एंगल बन रहा है। इट मींस जो एक तरीके से क्या है आप लोगों के पास कि जो आप लोगों के पास एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा ये एक तरीके से क्या होगा? रेशियो होगा। किस किस का रेशियो होगा? ये रेशियो होगा आप लोगों के पास एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, ठीक है ना, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। और अल्फा क्या होगा आप लोगों के पास? एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, मतलब बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। तो यहां पर अब जो अपन बात करेंगे ना, बस ये चीज अब आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है कि यहां पर जब अपन बात करेंगे वो एच आई अपॉन में H0 की टर्म में बात नहीं करेंगे, बीटा अपॉन अल्फा की टर्म में बात करेंगे। मतलब यहां पे अपन क्या यूज करेंगे? एंगल यूज करेंगे। अरे बात समझे आप लोगों को कि जो ऑब्जेक्ट है वो या तो बहुत छोटा है या फिर बहुत डिस्टेंट है, बहुत दूर है, तो उसका हाइट लेना या इसका हाइट मेजर करना मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो मैंने देख लिया कि मैं इतना टेंशन क्यों लूं, तो अपन ने क्या करा कि जो भी जहां पे भी ऑब्जेक्ट रखा है उससे जो भी ऑब्जेक्ट है उससे जो भी रे चल के आई पर आ रही है, जो एंगल बना रही है, उसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट कर दिया।
ठीक, और जो इमेज बन रहा है उस इमेज का आई पे जो एंगल बन रहा है उसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया और दोनों का मैंने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो बात तो वही है यहां पर भी, अरे बस में बात तो वही कह रहा है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अपन लोगों की। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास m थीटा इक्वल टू कितना जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा। तो अब अपन लोगों को ये एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये वाला कोणीय आवर्धन अपन लोगों को क्या रखना है, याद रखना है कि जो अपने पास m थीटा होगा, m थीटा इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा बीटा अपॉन में अल्फा। तो बीटा क्या है, बीटा है जो इमेज है वो आई पर कितना एंगल बना रही है, और जो अल्फा है वो ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बना रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एक तरीके से क्या होगा, आप लोगों के पास एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा। तो ये अच्छे से याद रखना कि जब अपन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर बात कर रहे हैं ना, तो हमेशा अपन किसके थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, कोणीय आवर्धन की टर्म में ही अपन लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, मैग्निफिकेशन को डिफाइन करेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो इसको एक बार, ठीक है बेटा। तो अपन को बात समझ आ गई कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में अपन लोग क्या लेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन। और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, बीटा अपॉन में अल्फा। क्या होगा आप लोगों के पास, एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन में अल्फा। कोणीय आवर्धन कितना होगा, बीटा अपॉन में अल्फा। और बीटा क्या है, बीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया कोण। ठीक, और इसी तरीके से आप लोगों के पास अल्फा क्या है, एज इट इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। आगे बात समझ में आप लोगों को? तो ये अपन लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, समझ में आया ना? अब अपन को कौन सा मैग्निफिकेशन याद रखना है, ये वाला मैग्निफिकेशन अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब अपन बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप पर। सबसे फर्स्ट टॉपिक अपन लोगों का, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक, एक तरीके से अपन लोग इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, और ये आप सबने देखा भी है, नॉर्मली हर सबके पास होता ही है, ठीक है ना। अपन जो ज्योमेट्री बॉक्स लेके आते हैं ना, उसमें बहुत सा ज्योमेट्री बॉक्स में निकलता भी है। इस तरीके से देखा होगा आप लोगों ने, इस तरीके से आप लोगों के पास प्लास्टिक या स्टील की इस तरीके से बाउंड्री होती है, और इसमें अपन लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है। ठीक, और ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है आप लोगों के पास, और इसके चारों तरफ इस तरीके से या तो प्लास्टिक की या फिर इस तरीके से, अगर अच्छा आप लोगों के पास कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से स्टील की यहाँ पर क्या होती है, इसके अराउंड बाउंड्री होती है आप लोगों के पास। ठीक, और आप लोगों ने बहुत यूज करा है, ठीक है ना, छोटे, जब आप छोटे से होंगे या अभी भी आप लोग यूज करते ही होंगे, ठीक है ना। जो अपने पास कागज होते हैं या सूखे पत्ते वत्ते होते हैं, तिल्ली विल्ली होती है, उसको जलाते हैं अपन लोग, इसको फोकस करते हैं बाकायदे तरीके से, करते कि नहीं करते? तो ये वही है अपन लोगों के पास कि जो ये मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। आई बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन पे आप देखना, तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, एक तरीके से अपन लिख देते हैं यहां पर, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnifies small, ब्रैकेट में लिखता हूं, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। आई बस में? तो एक तरीके से अपन लोगों के पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, वो एक तरीके का एक डिवाइस होता है जो नॉर्मली बहुत छोटे छोटे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। आई बात समझ में आप लोगों को? अब अपन इसी को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से मैग्नीफाई करता है, और अपन
वहां पर अगर फॉर्मूला, अगर अपन मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो फैक्ट है, अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो अपन को मैथमेटिकल फॉर्म देनी पड़ेगी। तो देखना हो आप लोग, अब अपने पास सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से देखना हो आप लोग, ठीक, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये आई अपन लोगों के पास इस तरीके से, ठीक, ये अपन लोगों के पास एक ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई, ठीक, यहां पर अपने पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक। अब फैक्ट है, अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, अब देखना वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो फैक्ट है कि जो ऑब्जेक्ट है वो पहले से ही बहुत स्मॉल है, अगर मैं उसको बहुत ज्यादा दूर रखूंगा तो वो मेरे लिए और छोटा हो जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि नॉर्मल आई से मैं जितना ज्यादा उसको मैग्नीफाई कर सकता हूं मैं उतना मैग्नीफाई करूं, उतना बड़ा उस ऑब्जेक्ट को करूं। और वो कब पॉसिबल है, वो तभी तो पॉसिबल है, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट है उसको मैं अपनी आई से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाके रखूं। क्यों? क्योंकि 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अगर मैं लाके रखूंगा ना, ठीक है ना, तो ये एक तरीके से न्यूनतम दृष्टि दूरी होगी, ठीक है ना। आगे बात समझे आप लोगों को? क्यों? इससे कम तो फिर मेरे लिए टेंशन हो जाएगी, और इससे ज्यादा में ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो वो पहले से छोटा और छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाके रखूंगा। तो यहां से मैंने उसको कितने डिस्टेंस पे लाके रख दिया, डी डिस्टेंस पे लाके रख दिया। आ गई बात में? तो ये डी क्या है आप लोगों के पास, ये डी है आप लोगों के पास लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, न्यूनतम दृष्टि दूरी। ऑब्जेक्ट को लाकर रख दिया, अब बहुत स्मॉल है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए अपन लोग इसकी कोई ना कोई हाइट रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, ठीक। अब फैक्ट है एक रे ऐसे जाएगी और एक रे बिल्कुल एज इट इज ऐसे जाएगी, इसको अपन बोल देते हैं आई, इसलिए ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और एक रे ऐसे जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट है, क्या है आप लोगों के पास, ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसको मैं क्या बोलूंगा, अल्फा। क्यों बोलूंगा अल्फा? याद करो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि अगर ऑब्जेक्ट आई पे जो एंगल बनाता है उसको अपन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आप लोगों के पास अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये अल्फा क्या है, अल्फा इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, मतलब बिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। आई बात में? तो ऐसे कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ये कितना है आप लोगों के पास, डी, और डी का वैल्यू कितना होता है 25 सेंटीमीटर, और ये आप लोगों के पास इसका हाइट अपन लोगों ने कितना ले लिया, ए बी। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इसको इस तरीके से लिख दूं tan अल्फा, मैं इसको साइड में लिखता हूं कुछ इस तरीके से, देखना आप लोग, tan अल्फा इक्वल टू, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, लंब बटा आधार, तो ये आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी ई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अपन सबको पता है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पास क्या स्मॉल है, अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल है तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा अल्फा वो भी क्या होगा, स्मॉल, और अगर एंगल अल्फा स्मॉल है तो मैं tan अल्फा को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, ए बी अपॉन में बी ई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब आप देखना ए बी अपॉन में बी ई, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर बी ई इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, माइनस का डी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बीई माइनस का डी, माइनस का डी क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर ही होता है। अरे बात समझे आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी जाएगी, अल्फा की वैल्यू जाएगी माइनस ए बी अपॉन में बी, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। मैंने अल्फा क्यों कैलकुलेट करा है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है मुझे यहां पर क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन, आवर्धन निकालना है। कौन सा आवर्धन, कोणीय आवर्धन, और कोणीय आवर्धन कितना होता है, m इक्वल टू बीटा अपॉन में अल्फा। अब बीटा क्या होता है, जो इमेज एंगल बनाता है आई पर, ठीक है ना, प्रतिबिंब कोण बनाता है आई पर, और अल्फा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है किस पर, आई पर। तो पहले अपन किसको लें, ऑब्जेक्ट, तो ये अपन लोगों के पास नॉर्मल आई, और ये मैंने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया, और जो भी एंगल बना वो मैंने कैलकुलेट कर दिया। आगे बात में, अब मैं कॉन्वेक्स लेंस लाया और मैंने उसको अपनी आई, ठीक, और ऑब्जेक्ट के बीच में रख दिया, आई बात में, और मैंने इसको इस तरीके से रखा, इस लेंस को इस तरीके से रखा क्योंकि इसको मैग्नीफाई करना है, मैग्नीफाई करना है, तो फैक्टर में इसको इस तरीके से रखूंगा कि ये ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये जो अपन लोगों के पास लेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में आ जाए। तो देखना आप लोग बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक। अब अपने पास ठीक,
ये हो गया अपन लोगों के पास प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया अपन लोगों के पास यहां पर कहीं पर इसका फोकस। आ गई बात समझ में? ठीक, अब अपन लोगों ने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन दोनों के जस्ट बीच में, इस तरीके से देखना। आ गई बात समझ में? ठीक, और इसको अब क्योंकि लेंस आई के पास है इसलिए अपन इसको बोल देते हैं एलई लेंस। ठीक, आई लेंस बोल देते हैं इसको, ठीक है ना, नेचुरल लेंस बोल देते हैं। और इसकी यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस होगी ये कितनी हो जाएगी आप लोगों के पास, यूई हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक, अब फैक्ट है अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक रे को तो बिल्कुल सीधा भेज दूंगा और एक रे को कहां से पास करूंगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करूंगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरूंगा। और ये यहां से ये फोकस, तो इसका जो फोकस होगा आप लोगों के पास कहां पर होगा, यहां पर होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो फैक्ट है अब ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके से कहां से पास होती है, याद करो, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी। ठीक है ना, कहां से पास होगी आप लोगों के पास, फोकस से पास होगी। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? अब फैक्ट है ये तो निकल गई उधर और ये निकल गई उधर, तो डाइवर्स हो गई, ये एक तरीके से डाइवर्सिंग रे हुई कि नहीं हुई? ठीक है ना, तो अब ये क्या कभी आगे जाके मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि तो फैल गई, अब सारी हो गई ये तो फैक्ट है कि अब ये अब नहीं मिलेंगी। और यहां से अपन लोग इसको देख रहे हैं, यहां से अपन लोग इसको देख रहे हैं, आई बस में? तो क्या ये कभी मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी। अब नहीं मिलेंगी तो मैं क्या करूंगा, इन रे को किधर की तरफ बढ़ाऊंगा, पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा। तो देखना अब आप लोग, जहां पे ये इस तरीके से मिलेंगी वहीं पर ही आप लोगों के पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, और वो बनेगी आप लोगों के पास ए डैश बी डैश। आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? अब आप देख लो मैग्नीफाई इमेज बनी कि नहीं बनी। तो ये तो हो गई आप लोगों के पास क्या, ये आप लोगों के पास हो गई इमेज, और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? ये आप लोगों के पास हो गया ऑब्जेक्ट। और इसकी यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी ये आप लोगों के पास कितनी होगी, वीई। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये रे इस तरीके से चल गई ना आई में, तो फैक्ट है अब अपन जो एंगल ले रहे हैं किसके साथ ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे कि नहीं, क्षैतिज के साथ ले रहे कि नहीं रहे? तो फैक्ट है ये वाली रे इसके साथ जो एंगल बनेगी वो आप लोगों के पास कितना होगा, बीटा होगा कि नहीं होगा? तो फैक्ट है अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाता जाऊं तो हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल क्या बनेगा, बीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर ये वाला एंगल बीटा है तो फैक्ट है कि यहां पे ये जो एंगल बनेगा ये एंगल भी आप लोगों के पास कितना होगा, बीटा होगा कि नहीं होगा? आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये एंगल भी आप लोगों के पास बीटा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं इस अल्फा को साइड में लिख देता हूं। अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस का ए बी अपॉन में डी, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब अपना काम बस, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो हो गया, अब अपन लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं ट्रायंगल लेता हूं यहाँ पे, कौन कौन से ट्रायंगल लेता हूं देखना अब आप लोग। ठीक, अब आप देखना बहुत ध्यान से, यहां पर ओ बी डैश ए डैश, आगे बात समझ में? और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना है, वीई, और यहाँ पे ये एंगल आप लोगों के पास कितना बन रहा है, बीटा। अब ये बीटा क्या है, बीटा वो एंगल है जो प्रतिबिंब बना रहा है, इमेज बना रहा है, किस पर, आई पर। तो मैं यहाँ से बीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो आपको ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ बीटा की, ठीक, तो आप देखना यहाँ पर ए डैश बी डैश और ओ ये रहा, और ये एंगल बीटा, और ये डिस्टेंस कितना है, वी। लेकिन इनके बीच में एक लाइन और आ रही है इधर की तरफ, देखना आप लोग, ठीक, और ये आप लोगों के पास क्या है, ए बी, और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस आप लोगों के पास कितना दे रखा है, यू ई दे रखा है कि नहीं दे रखा है? आ गई बात में? तो आपको ध्यान से देखना, मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ एक तरीके से समरूप होगा, सिमिलर ट्राइंगल होगा, किसके, ट्राइंगल ए बी ओ के, होगा कि नहीं होगा? अब आप खुद देख लो, ए डैश बी डैश ओ, इसके लिए ये एंगल कितना है, बीटा। ए बी ओ के लिए ये एंगल आप लोगों के पास कितना है, बीटा है कि नहीं?
अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अगर ये एंगल 90 डिग्री तो ये एंगल 90 डिग्री एक ही नहीं है, तो फैक्ट है सिमिलर ट्रायंगल हो गए ना। तो ऐसी कंडीशन पर अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो खड़ी भुजाओं का अनुपात लेटी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब जो वर्टिकल साइड का रेशियो होगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपन लोगों के पास हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन में ab, a डैश b डैश अपॉन में ab इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के इक्वल हो जाएगा, आप लोगों के एक तरीके से किसके इक्वल हो जाएगा, b डैश o अपॉन में BO के इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो सब ये एक तरीके से इक्वल ट्रायंगल हो गए ना सारे के सारे। तो फैक्ट है ये रेशियो आएगा आपके पास। तो अब फैक्ट है कि मैं A डैश B डैश O वाला ट्रायंगल ले लूं या ABO वाला ट्रायंगल ले लूं, मैं किसी से भी बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे जो tan बीटा कैलकुलेट करूंगा, तो जो tan बीटा होगा वो tan बीटा मेरे पास कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इसके लिए कितना हो जाएगा, A डैश B डैश अपॉन में B डैश O हो जाएगा कि नहीं जाएगा, और इक्वल टू मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए बी अपॉन में बी ओ, क्योंकि इसके लिए अगर मैं बीटा इसके लिए लिखूं तो ए बी अपॉन में बी होगा कि नहीं होगा। अब आपको ध्यान से देखना कि जब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो फैक्ट है कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं इस लेंस के पास रख रहा हूं ना, तो ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये रहा आई और ये रहा लेंस। तो फैक्ट है ऑब्जेक्ट की पोजीशन मुझे पता है, क्यों, मैं मेजर कर सकता हूं स्केल, क्योंकि जो मेरे पास जो भी डिस्टेंस हो वो मैं इजीली क्या कर सकता हूं, मेजर कर सकता हूं। यहाँ पर अगर ये लेंस रखा है और ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बन रही है, यहाँ पर वर्चुअल बन रही है कि नहीं बन रही है, और पीछे की तरफ बन रही है जाके। तो फैक्ट है वो कहीं पर भी जाके बन सकती है, और वो अगर कहीं पर भी जाके बन सकती है तो फैक्ट है मुझे VE कैलकुलेट करना पड़ेगा। और किससे कैलकुलेट करूंगा, UE से तो कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो ABO वाला ट्रायंगल अगर मैं लेता हूं ना, तो उसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि मुझे UE पता है। लेकिन अगर मैं A डैश B डैश O वाला ट्रायंगल लेता हूं ना, तो मुझे यहां पर VE कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फैक्ट में इतना टेंशन क्यों लूं, जब मुझे पता है कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल है। तो मैं काय को कैलकुलेट करूंगा, मैं कौन सा वाला ट्रायंगल ले लूंगा, मैं A tan बीटा को किसके साथ ले लूंगा, AB अपॉन में BO के साथ ले लूंगा कि नहीं ले लूंगा, और AB ले लूंगा तो फैक्ट है वहां पे भी AB आ रहा है, तो मेरे लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास यहाँ पे tan बीटा इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, AB अपॉन में BO हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे बात समझ में आप लोगों को। और BO किसके इक्वल है, BO किसके इक्वल है, UE। तो ऐसी कंडीशन पे BO इक्वल हो जाएगा माइनस का UE, साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा मुझे। तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास, ठीक है ना, इसको अभी रहने देते हैं। वही पहले क्या करते हैं, बीटा क्या है आप लोगों के पास, स्मॉल, और अगर बीटा स्मॉल है तो tan बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा। तो ऐसी कंडीशन पे बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के जाएगी, बीटा की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी AB अपॉन में BO, और BO को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का UE। ऐसी कंडीशन पे बीटा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास AB अपॉन में UE, और साथ में नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 3, ठीक। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बन गई, और एक इक्वेशन अल्फा बीटा आ गया। तो फैक्टर में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन ज्ञात कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखो इसको एक बार जल्दी से पहले, ठीक है। अब आप चले आगे, वैल्यू पुट करें अपन इक्वेशन 1 में, तो देखना अब आप लोग वैल्यू पुट कर देते हैं पहले अपन। तो मेरे पास m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास बीटा की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, AB अपॉन में UE विद नेगेटिव साइन, ठीक। अब ये आप लोगों के पास 1 अपॉन अल्फा, और यहां पर है अल्फा, क्योंकि अल्फा नीचे है ना यहाँ पे, तो मैं इसको 1 अपॉन अल्फा करूंगा तो ये सब उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास आ जाएगा माइनस D अपॉन में AB, माइनस से माइनस कैंसिल, AB से AB कैंसिल, देन मैग्निफिकेशन, आवर्धन आप लोगों के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा D अपॉन में UE। इक्वेशन नंबर 4 आई पास में। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात करूं तो D आपको पता है 25 सेंटीमीटर। अब जो भी वैल्यू कौन है, UE। अब UE क्या है, UE ये आई था अपन लोगों का, ये ऑब्जेक्ट था 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और अपन लोगों ने बीच में क्या रख दिया, लेंस रख दिया। अब लेंस को अपन जैसे जैसे आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, ठीक। तो फैक्ट है कि अगर मैं लेंस को आई के पास लेके आता जा रहा हूं, तो लेंस को आई के पास लेके आता जाऊंगा तो इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, लेंस को अगर आई की तरफ लेके जाऊंगा, आई की तरफ, तो ये जो फोकस है ये ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। और अगर लेंस को इधर की आई से दूर लेके जाऊंगा
तो फैक्ट है जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र फोकस के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यूई ये तो मेरे अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं, मैं एडजस्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक। और अपन यहाँ पे कुछ केसेस पे बात करते हैं। वही जो इमेज बनी, अब इसके बाद तो कोई इमेज बनी नहीं रही, तो इस इमेज को अपन क्या बोलेंगे, फाइनल इमेज। तो आप बहुत ध्यान से देखना, केस 1, केस फर्स्ट, और लिखेंगे अपन लोग व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। कहां पे फॉर्म हो रही है फाइनल इमेज, इंफिनिटी पे फॉर्म हो रही है जाके। कहां पे फॉर्म हो रही है जाके फाइनल इमेज, इंफिनिटी पर। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक, इंफिनिटी पर। तो अब इंफिनिटी पर कब फॉर्म होगी फाइनल इमेज, बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ठीक। ये अपन लोगों का लेंस, अब इमेज इंफिनिटी पे कब जाएगी, तो ये फोकस, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दूंगा, ठीक है ना, ये आप लोगों का हो गया ए बी। तो फैक्ट है एक रे तो सीधे जानी है और एक रे ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र से सीधे निकल जानी, और ये इस तरीके से। तो फैक्ट है ये इंफिनिटी पे जाके ये इंफिनिटी पे जाके बनेगा कि नहीं बनेगा। तो फैक्ट है अब जो इमेज बन रही है वो किधर की तरफ बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, इधर की तरफ बन रही है, इधर की तरफ। तो यहां पर आप लोगों के पास VE इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया। अरे बस में आप समझ लो ना जो मैं कहना चाहता हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। मुझे फाइनल इमेज को इंफिनिटी पे फॉर्म करवाना है। ये आई था, ये ऑब्जेक्ट था, और बीच में लेंस है, बीच में लेंस है, ठीक है ना। ये लेंस था अपन लोगों के पास बीच में। अब मैंने क्या करा, उसको लेंस को आगे की तरफ, किधर की तरफ लेके, आई की तरफ। और जैसे जैसे आई की तरफ लेके जाऊंगा तो फोकस आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि फोकस किस पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पर आ जाएगा। और जैसे ही फोकस ऑब्जेक्ट पर आया, ठीक, तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कहां पर जाके बनेगी, इनफाइनाइट पे जाके बनेगी कि नहीं बनेगी। तो VE इक्वल टू आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखना, तो यहां पर अपन लोगों के पास VE इक्वल टू कितना हो गया, प्लस इनफाइनाइट हो गया कि नहीं हो गया। आगे बात समझे आप लोगों को, ठीक। तो आप बहुत ध्यान से देखना, यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप सबको पता है कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस का 1 में u होता है कि नहीं होता है। आगे बस में, और यहां पर अभी जो ये डिस्टेंस है इसको मैं कितना बोल देता हूं, ue। अब यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं तो देखना, अब आप लोग सारी वैल्यूज रख देते हैं अपन लोग। अब u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का ue, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी यूज करना है, ठीक। और f इक्वल टू अपन लोगों के पास कितना जाएगा, fe, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि fe कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, तो ये कितना जाएगा, 1 में fe इक्वल टू 1 में इनफाइनाइट माइनस 1 में ue। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ऐसी कंडीशन पे 1 में fe इक्वल टू हो जाएगा 1 में ue। पहले तो बात समझ में आएगी नहीं, इसका मतलब यही तो हुआ कि ue इक्वल टू कितना हो जाएगा, fe। अरे ये तो आपको पहले से ही पता है, ये तो पहले से पता है, ue इक्वल टू कितना हो जाएगा, fe हो जाएगा। लेकिन अब आप बहुत ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 4, अगर मैं इक्वेशन 4 से बात करता हूं तो 1/ue, देखो यहाँ पे d में u है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, d इंटू 1 में ue लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं, और 1 में ue की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 में fe। तो ऐसी कंडीशन पे जो मैग्निफिकेशन होगा व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, यहाँ पे अनंत लिख देता हूं, ठीक है ना। तो ये जो अपन आवर्धन निकाल रहे हैं किसके लिए निकाल रहे हैं, अनंत के लिए निकाल रहे हैं, ठीक। तो ये कितना रहेगा आप लोगों के पास, d में f। अब आप देखो आप लोगों के पास सारी वैल्यूज कांस्टेंट हो गई, नियत हो गई। d पता है 25 सेंटीमीटर, और fe क्या है, fe फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल जो लेंस है उसकी फोकस दूरी। अरे जब आप जो लेंस यूज कर रहे हो, अगर मैं मार्केट से कोई लेंस लेके आऊंगा, जिस भी बॉक्स में आऊंगा उसको उसकी फोकस दूरी लिखी हुई होगी, तो मैं इजीली उसका मैग्निफिकेशन आवर्धन कैलकुलेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। देखो जल्दी से इसको एक बार, और नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछना बेटा। देखो एक बार इसको जल्दी से, आई बात समझ में। अब केस सेकंड पे बात करते हैं। केस सेकंड में अपन क्या देखेंगे, ये समझ में आया ना पक्के से। तो इनफाइनाइट के लिए आप लोगों के पास कितना जाएगा, d में fe, ठीक। नेक्स्ट देखना आप लोग, केस सेकंड। केस सेकंड
व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है ना? इट मींस जब अपन लोगों के पास अंतिम प्रतिबिंब अब कहां बनना चाहिए, अंतिम प्रतिबिंब अब बनना चाहिए न्यूनतम दृष्टि दूरी पर। इट मींस कहां पे बनना चाहिए, डी पर बनना चाहिए। आई बस में अब तो फैक्ट है, अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब ये अपन लोगों के पास लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये जो भी इमेज बनेगी अब वो इस तरीके से बननी चाहिए अपन लोगों के पास, और वो तभी तो बनेगी जब एफ और ओ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा हो ए बी, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, और अपन इसको पीछे यहाँ पे मीट करवाएंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी, और यहाँ से आप लोग इसको देख रहे होंगे, ये आपकी क्या बन गई, इमेज। तो अब ये इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पर होनी चाहिए, डी डिस्टेंस पर होनी चाहिए। कितने डिस्टेंस, क्योंकि देखो तभी तो इधर की तरफ डी डिस्टेंस, क्योंकि अपन इधर की तरफ ही तो देख रहे हैं, तो फैक्ट है जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनेगी, अपन लोगों के पास डी डिस्टेंस पर बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास यहाँ पर VE इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, एक तरीके से VE इक्वल टू हो गया मेरे पास एक तरीके से माइनस डी। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेंस के इधर की तरफ ही बन रहा है। आई बस में, और याद रखो ये मेरे पास क्या है, एलई लेंस है, इसलिए ये डिस्टेंस कितनी होती है UE, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस बनेगी ये मेरे पास कितनी बनेगी, VE बनेगी कि नहीं बनेगी। तो ऐसी कंडीशन पे VE इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस का डी। फिर वापस वही यूजिंग लेंस फॉर्मूला, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। तो अब आप लोगों के पास u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का UE, और अपन यहां पे लिखेंगे यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी यूज करनी है अपन को, और f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा, प्लस f हो जाएगा। आई नहीं बस में वैल्यूज पुट कर दो आप लोग, तो 1 में FE इक्वल टू 1 में माइनस डी। ठीक है ना, v की वैल्यू कितनी है, माइनस डी माइनस u। आ गई बात समझ। तो ऐसी कंडीशन का आप बहुत ध्यान से देखना, कितना रहेगा आप लोगों के पास 1 में FE इक्वल टू माइनस का 1 में डी माइनस माइनस प्लस 1 में कितना जाएगा आप लोगों के पास, UE हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी माइनस डी इधर लेके आ जाओ, देन 1 में FE प्लस 1 में डी इक्वल टू कितना जाएगा, 1 में UE। वही एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या थी, इक्वेशन 4 m इक्वल टू, अब d लिख देता हूं। d क्यों लिखा, कि जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो फाइनल इमेज है, वो कहां पर बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस पर बन रही है, न्यूनतम दृष्टि दूरी पर बन रही है। और वैल्यू कितनी आई थी, u d अपॉन में UE होता है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख दो, या तो d इंटू 1 में UE, और 1 में UE की वैल्यू यहां पर अब आप लोगों के पास कितनी आएगी, md इक्वल टू d इंटू 1 में FE प्लस 1 में d को अंदर मल्टीप्लाई करो, देन md इक्वल टू कितना हो जाएगा, d अपॉन में FE प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन आया कितना, d अपॉन में FE प्लस 1। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 6 देते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक, मेरे पास जो मैंने पहले मैग्निफिकेशन निकाला था, आवर्धन निकाला था, वो मेरे पास आया था d अपॉन में UE। अब d तो कांस्टेंट है, UE वेरिएबल है। UE वेरिएबल होने की वजह से मैंने क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन करा। ठीक है ना, अलग अलग पोजीशन पे फिक्स करके मैंने एक पर्टिकुलर जगह पर, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे मैंने क्या बनाई, इमेज बनाई, और मैंने यहाँ पे U की वैल्यू कैलकुलेट करी। और मैंने दो केसेस में बात करी, एक बार तो जब इमेज फाइनल इमेज अंतिम प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, और एक बार जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है लीस्ट डिस्टेंस पर, मतलब न्यूनतम दृष्टि दूरी पर। और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो आई थी d अपॉन में FE, और यहाँ पे जो वैल्यू आई मैग्निफिकेशन की, आवर्धन की, वाई d अपॉन में FE प्लस 1। आई बात में। अब देखो d अपॉन में FE, d अपॉन में FE किसके इक्वल है, m इनफाइनाइट, मतलब md इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इनफाइनाइट प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद देख लो कि मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि md बड़ा है किससे, m इनफाइनाइट से। मतलब जब आप लोग अंतिम प्रतिबिंब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनाओगे, लीस्ट डिस्टेंस मतलब इधर पीछे की तरफ बनाओगे, तो जो आवर्धन होगा, जो मैग्निफिकेशन होगा,
वो हमेशा इनफाइनाइट के मैग्निफिकेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फैक्ट अपने लिए बेटर क्या होगा, अपने लिए बेटर ये होगा कि मैं लेंस को, ये ऑब्जेक्ट, ये आई और ये लेंस, मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट करूं, इस तरीके से आगे पीछे एडजस्ट करूं कि इसका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र और इसके फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए, और इससे जो प्रतिबिंब बने, जो इमेज बने, वो जो इमेज बनेगी फैक्टर पीछे ही बनेगी इधर की तरफ कहीं, लेकिन वो इमेज कहां पर बननी चाहिए, आई से डी डिस्टेंस पर ही क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोग सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू दो तरीके के मैग्निफिकेशन पे क्या करेंगे, दो तरीके के आवर्धन पे क्या करेंगे, बात करेंगे। एक बार प्रतिबिंब को बनाएंगे कहां पर, अनंत पर, अंतिम प्रतिबिंब को, फाइनल इमेज को कहां पर बनाएंगे, इन्फिनिटी पर, और एक बार फाइनल इमेज को कहां पर बनाएंगे अपन लोग, लीस्ट डिस्टेंस पर बनाएंगे। आई बात समझ में? देखो इसको एक बार जल्दी से,